Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Sabila from APS 4 Dots. Students of class 8, this is your history lecture 4 from chapter number 1, the ancient world. In the previous 3 videos, we learnt about age of exploration, famous explorers, impact of voyages of discoveries, Renaissance, age of enlightenment, industrial revolution, and new inventions leading to the industrial revolution. In this video, which is the last video of chapter number 1, we will learn about Reformation, 30 Years War, French Revolution, impact of French Revolution, and Napoleon the Emperor. This video is from your textbook page number 12, 13 and 14. So let's move to our first topic, which is Reformation. Open your textbook page number 12. The first topic is Reformation 1517. The scientific and the cultural changes during the Renaissance period in the 15th century encouraged Europeans to question the authority of the Catholic Church. This was called the Reformation. Reformation क्या है? फॉर्म का मतलब होता है बनाना, रिफॉर्म दोबारा बनाना, लफ्जी इसके मतलब ये। तो 15th सेंचुरी में जो साइंटिफिक और कल्चरल चेंजेस हुए रेनेसेंस के पीरियड में, इसलिए यूरोपियंस को इंकरेज किया कि वो कैथोलिक चर्च से बहुत सी ऐसी उनकी फॉर्म्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में वो अपने चर्च से क्वेश्चन कर सकें। तो बेसिकली दिस रिफॉर्मेशन वाज लीड बाय द जॉन कैल्विन एंड मार्टिन लूथर इन द 16th century, who then founded the Protestant faction in the Christianity. तो ये जो रिफॉर्मेशन की मूवमेंट थी, इसको जो कि यूरोप में चली थी, इसको लीड करे थे जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर 16th सेंचुरी में, जो कि बाद में क्रिश्चियन मज़हब में एक नए फिरके की बुनियाद बना। So the Protestant tried to reconcile many scientific and innovative discoveries of the time that was usually suppressed. तो जो जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर थे, ये बेसिकली चाहते थे कि बहुत से ऐसी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज और इनोवेशंस हो रही हैं उन सबको अप्लाई किया जाए। लेकिन क्रिश्चियन मज़हब में बहुत सारे, आप अगर साइंस की हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी जो इन्वेंशंस थी, चर्च जो था उन साइंटिस्ट को जो थे वो उनको मार दिया जाता था कि वो ऐसी चीज़ें डिस्कवर करे थे, जैसे कि आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो थी उसको यूनिवर्स का सेंटर माना जाता था, बट द सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन सेंटर है। लेकिन जब ये डिस्कवर किया गया, ये बताया गया, साइंटिस्ट ने बताया कि अर्थ जो है वो सेंटर नहीं है बल्कि यूनिवर्स का सेंटर सन है, तो उस बात पर उनको पनिशमेंट दी जाती थी। यानी कि जो कुछ थ्योरीज थी जो कि पुराने वक्तों के ख्यालात थे, उनको चैलेंज किया जाता था, उनकी असलियत बताई जाती थी, तो वो लोग उनके बारे में उनको पनिश कर देते थे। तो मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जो थे वो चाहते थे कि जो इन्वेंशन हो रही हैं, जो इनोवेशंस आ रही हैं, उन सबको उनकी जो ट्रू नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इनके साथ देने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट करना शुरू किए, इनके एहतजाज शुरू किए। तो इनका साथ देने के लिए, इनका जो साथ लोग देने लगे उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा, और जो उससे पहले जो फिरके के जो मानने वाले थे क्रिश्चियन मज़हब को, तो उनको कैथोलिक कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्रिश्चियन मज़हब में दो फिरके बन गए, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक। So the Reformation ended the absolute authority of the Church imposed by the medieval Christianity. Historians believe it to be the beginning of the modern era. It was a religious movement arising out of the revolt against the Pope supremacy. Its impact was seen in literature, science, and medicine. तो हिस्टोरियंस यानी कि तारीख दानों का यकीन है कि ये जो रिफॉर्मेशन का दौर था, ये एक नए मॉडर्न इरा की वजह बना, और इसके ना सिर्फ इम्पैक्ट इसके जो पॉप की सुपरमेसी थी, यानी कि जो चर्च की जो किसी भी मज़हब में जो मजहबी मकामात होते हैं, जैसे चर्च है, मस्जिद, उनका काम क्या है कि वो मजहबी मामलात को देखें। ठीक है, तो लेकिन चर्च क्या था, वो मजहबी मामलात को देखने के साथ साथ हुकूमत को भी उसको भी अपने मुकम्मल कंट्रोल में रखता था। तो ये जो मसला था, उसके बाद
रिफॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट हुआ वो ये था कि जो पॉप की सुपरमेसी थी वो रिलीजन तक रह गई, यानी जो हुकूमत थी उनको हटा दिया गया। इसके साथ साथ ना सिर्फ इसका इम्पैक्ट लिटरेचर और साइंस से पड़ा बल्कि मेडिसिन की जो फील्ड थी उस तक में इम्पैक्ट। 30 years war. अब next जो 30 years थे from 1618 to 1614 there was war between the two main religious sect of Christianity between the Protestant and Roman Catholics. 1618 से 48 तक जो पीछे रिफॉर्मेशन का दौर था प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक मजहब के जो मानने वाले थे, इन लोगों ने अगले 30 साल जंग में गुजारे। ये 30 साल की जो जंग थी वो दो मजहबी फ़िरकों के बीच में थी, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक्स के बीच में। इट रिजल्टेड इन द 8 मिलियन डेथ्स, जिसके आखिर में 8 मिलियन डेथ्स हुई एंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक known as Black Death. By the end of the war, industrial production declined across Europe and inflation and disease were widespread. The impact of the 30 Years' War. In 1648, various parties involved in the war signed a series of peace treaties called the Peace of वेस्टफैलिया। तो 30 साल जंग के बाद 1648 में एक अमन का मुआहदा जिसको कह सकते हैं आप वो साइन किया, जिसको पीस ऑफ वेस्टफैलिया कहा जाता है। तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स पड़े इस ट्रीटी के। तो these are the impacts of 30 Years' War. The countries across Europe opted for either Catholicism or Protestantism as their state religion. तो जो कंट्रीज है यूरोप के उन सबको कहा गया कि वो किसी एक फिरके को, या तो कैथोलिकिज्म को या फिर प्रोटेस्टेंटिज्म को अपना स्टेट रिलीजन यानी कि सरकारी मजहब, रियासती मजहब के तौर पर अपनाएं। रिलीजियस लिबर्टी वाज ग्रांटेड टू मिनॉरिटीज इन ऑर्डर टू अवॉइड रिलीजियस डिस्प्यूट्स। मजहबी आज़ादी जो थी वो तमाम मिनॉरिटीज़ तक को दी गई ताकि आने वाले वक्तों में किसी किस्म की जंगी मजहबी जंग जो है वो ना स्टार्ट हो सके। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली ड्यू टू द वॉर, famine and disease. Europe faced a severe economic crisis and the 30 Years' War was the last religious war in Europe. French Revolution from the textbook page number 13. So during the 18th century, the resentment against the nobles and the church increased in France as the Pope and the King lived a luxurious life and paid no taxes while the common people suffered from poverty. So basically, the French Revolution was a period of time in France when the people overthrew the monarchy and took control of the government. तो ये वो ड्यूरेशन था, वो टाइम पीरियड था जिसमें लोगों ने जो ज़बरदस्ती की जो हुकूमत थी उन सबको ख़त्म कर दिया, जो मोनार्ची था उसको ख़त्म किया, शाही हुकूमत को ख़त्म किया और कंट्रोल जो था हुकूमत का वो डेमोक्रेसी कर दी, उसको जमहूरियत कर, यानी कि आवाम की हुकूमत वो बना दी। ठीक है, तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसकी रीज़न क्या थी? तो द मेन रीज़न वाज दैट the common people were paid taxes to the churches, their local lords and the monarchy, but the pope and the kings lived a luxurious life and paid no taxes. आम लोग टैक्सेस पे करते थे, ना सिर्फ गवर्नमेंट को, चर्चेस को, बल्कि जो उनके इलाकाई हुक्मरान थे, जो किसी भी इलाके के जो प्रिंस होते थे उन तक को वो टैक्सेस पे करते थे। बट द पॉप एंड द किंग्स लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ, वो एक शहाना ज़िंदगी, पॉप और किंग जो थे शहाना ज़िंदगी गुजारते थे और किसी किस्म का कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे, बल्कि टैक्स जो थे वो सिर्फ आम लोग, आम आवाम देती थी। So, some educated professionals such as lawyers and merchants began to feel this retreatment was unfair. So there was a need for a revolution to change the existing laws, existing laws of society. So the French Revolution began in 1789 to 1799, and it affected the system of governance in Europe, and its traces were found in all subsequent revolutions around the world. In France, the monarchy was replaced with the French Republic. तो अगले 10 साल थे फ्रॉम 1789 टू 1799 फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो रही, और इसके इफेक्ट्स में इसका जो असर पड़ा वो ये हुआ कि लोगों ने जो मोनार्ची था, इनकी शाही जो हुकूमत थी उसको ख़त्म कर दिया, और एंड में फ्रांस में जो हुकूमत थी वो डेमोक्रेसी आ गई। The
The impact of the French Revolution: monarchy is gone. Monarchy is gone. All feudal customs are gone. Slavery in French colonies were abolished. And the end of the revolution: three words: liberty, equality, and fraternity. Means brotherhood became universal. This and the idea that all men are born free inspired societies across the world, especially Europeans, who raised their voice against oppressive governments and monarchies. And France became France experienced largest army, raising a young star in their army. The Napoleon Bonaparte and French becomes democratic country. The Directory, which have two houses and committees of five directors. And Napoleon the Emperor. Who was Napoleon the Emperor? He was Napoleon. Napoleon the Emperor was the Emperor of France from 1804 to 1814. He was also a military leader who became popular during the French Revolution. As he led many successful campaigns, he fought 60 battles, and most of which he won. He wanted to expand his treaty, so he kept on running military campaigns in different countries. But in 1814, the great powers of Europe, mainly Russia, Britain, Sweden, and allied against Napoleon. Allied means इकट्ठे हो गए, साथ मिल गए against Napoleon, defeated him and installed the young Louis XVIII to French throne. And in 1815, Napoleon convinced many of his old soldiers to join him at Waterloo in Belgium, where he made defeat. The British exiled him to the island of Saint Helena, where he died in 1821. So the Napoleon Emperor, he was एम्पायर ऑफ फ्रांस, वहाँ का हुक्मरान था, एक मिलिट्री लीडर भी था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में अवाम में बेहद मकबूल हुआ. तो बेसिकली लाइक ऑल द एम्पायर्स, ये अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता था, मज़ीद अपने हुक्मरान जो सल्तनत इसको फैलाना चाहता था. तो इर्द गिर्द के इलाकों पर उसने काफ़ी हमले किए. बट द ग्रेट पावर्स ऑफ ब्रिटेन, रशिया एंड स्वीडन, ये तमाम जो थे ये सब अगेंस्ट हो गए नेपोलियन के और उससे शिकस्त दे दी. बट 1815 में इसने अपने तमाम पुराने सोल्जर्स को इकट्ठा किया और उनको वाटरलू बेल्जियम के मकाम पर एक बेल्जियम के मकाम पर जंग लड़ी, जिसमें इसे शिकस्त दी और ब्रिटिश ने इनको नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना के जो आइलैंड था वहाँ भेज दिया, वहाँ पे इनको कैद कर दिया, जहाँ पे 1821 में इनकी डेथ हो गई. This is the homework of today's video. Evaluate the impact of 30 years war on Europe. What were the main causes of French Revolution? And the last one is choose the best answer, which is on your textbook page number 16. Thank you.